तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट है 17 जनवरी 2026। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। आप बैंक में कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं? तब बैंक में नहीं, बैंक्स की कैसे कंप्लेंट्स कर सकते हैं? हम में से कई कई लोग बैंक से प्रताड़ित रहे हैं। समय-समय पे कई बार ऐसी घटनाएँ हो जाती है कि हम बैंक की सर्विसेज़ से संतुष्ट नहीं होते। तो हम सोचते हैं कि हम कंप्लेंट करें कहाँ पे? तो आज दोस्तों मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा। बेसिकली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपनी इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम के तहत आप जो कोई भी बैंक से या कोई अन्य संस्था है, उसके खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। आरबीआई इश्यूज रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। बेसिकली आरबीआई की एक स्कीम थी, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। इसको 2021 में लेके आया था आरबीआई। तो दोस्तों आरबीआई ने क्या किया, इसको रिवाइज किया है। कुछ जोड़ा है, कुछ हटाया, कुछ ऐसा करके दोस्तों इसको रिवाइज किया। अब इसको नया नाम दिया गया है आरबीआई आईओएस 2026, क्योंकि अब 2026 चल रहा है, इसलिए इसका नया नामकरण क्या कर दिया गया है, आरबी आईओएस 2026। तो बेसिक आप न्यूज़ देख सकते हैं, आरबीआई इश्यूड रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम टू हियर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक एनबीएफसी। आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट बैंक और एनबीएफसी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई उसकी सुनवाई करेगा दोस्तों, और उसको दंड भी देगा बैंक को। आप सेकंड न्यूज़ देखिए। एक्सप्लेन आरबीआई नोटिफाई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026। हु कैन कंप्लेन एंड हाउ, कौन कंप्लेन कर सकता है, वो कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आज हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बैंक और अन्य जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। थर्ड न्यूज़ देखिए। आरबीआई राइजेज ओम्बड्समैन कंपनसेशन कैप टू रुपी 30 लाख फॉर बैंकिंग कस्टमर। आरबीआई ने क्या किया, बेसिकली दोस्तों जो नई रिवाइज स्कीम लेके आया ना, उसमें जो कंपनसेशन की लिमिट है वो भी पहले 20 लाख हुआ करती थी। कितनी? 20 लाख। उसको बढ़ा के कितना कितना कर दिया, 30 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये भी एक कस्टमर के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। ये आप देख सकते हैं, ये आरबीआई का जो सीएमएस पोर्टल है दोस्तों, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। आप इस सीएमएस पोर्टल पर जाके फाइल एक कंप्लेंट करके ऑप्शन आता है, इस कंप्लेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन उसकी और भी कुछ प्रोसेस होती है, कई सारी शर्तों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपकी कंप्लेंट को सुना जाएगा, ऐसे अदरवाइज नहीं सुनवाई होगी। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़े हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कुछ एक बेसिक न्यूज जाननी, बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है। आप सबको पता है आरबीआई क्या है, बॉस है। आरबीआई क्या है? बॉस है, रेगुलेटर है। कई सारी चीज़ों संस्थाओं को रेगुलेट करता है। सबसे कॉमन तो आपने सुना होगा बैंक। जितने भी बैंक है उन सबका बॉस कौन है? रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। बदमाशी कर दो पेनल्टी लगाता है, और बदमाशी कर दो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो बैंक हो गया, बैंक में सभी बैंक आ गए, कमर्शियल बैंक आ गया, आरआरबी आ गए, कोऑपरेटिव बैंक आ गए, सबका बॉस कौन है? आरबीआई। आरबीआई कई सारे एनबीएफसी को, कई सारी एनबीएफसी को भी कंट्रोल करता है। ऐसे एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेते हैं, ऐसे एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती है, सिबिल वगैरह, आप सबने सुना होगा सिबिल स्कोर। तो ऐसे दोस्तों आरबीआई कई सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो आरबीआई को कहते हैं रेगुलेटर, और जिनको कंट्रोल करता है उनको कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज। हेलो दोस्तों, इनको कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज, आर ही। आरबीआई हो गया रेगुलेटर, और जिन संस्थाओं को रेगुलेट करता है उनको कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे सीआईसी हो, ये सबको कहते हैं मिला के दोस्तों रेगुलेटेड एंटिटीज। ऐसी एंटिटी जिनको आरबीआई रेगुलेटेड कर रहा है उनको कहते हैं दोस्तों आर। ये कंसेप्ट समझ गए होगे तो हम आगे बढ़े दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे इस स्कीम का नाम क्या है। तो आरबीआई इश्यूज रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026, आरबीआईओएस 2026। बेसिकली दोस्तों ये जो स्कीम थी ये रिवाइज की गई है। इसके पहले भी एक स्कीम थी, आरबीआई आईओएस स्कीम 2021। इसके पहले भी दोस्तों एक स्कीम थी आरबीआई की, जिसके तहत वो क्या कर सकता था, बैंकों के खिलाफ जो शिकायत आई उसकी सुनवाई करता था। उसको दोस्तों उसका नाम था आरबीआईओएस स्कीम 2021। लेकिन दोस्तों इसको इससे रिवाइज किया, अब नई स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है, आरबीआईओएस 2026। आरबीआई रिवाइज इट्स ओल्ड आरबीआईओएस स्कीम 2021 एंड नाउ नोटिफाइड आरबीआई आईओएस स्कीम 2026। भाई नया रिवाइज करके क्या लेके आया, नई स्कीम लेके आए, कई सारे चेंज किए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। दोस्तों ये स्कीम है, बेसिकली अभी अनाउंसमेंट तो जनवरी 2026 में कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये फोर्स में आएगी 1 जुलाई 2026 से। नई स्कीम को लागू कब से किया जाएगा, कुल उसको लागू किया जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2026 से। दोस्तों अब सबसे पहला बात, आप सबने इसका स्कीम का नाम सुना, क्या नाम है? रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन को दोस्तों लोकपाल कहते हैं। आप सबने लोकपाल शब्द बहुत सुना होगा। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पे तो ये बहुत कॉमन वर्ड था, क्या लेके आओ, लोकपाल लेके आओ। तो लोकपाल क्या काम करता है?
लोकपाल काम करता है कोई विभाग, अगर आपका काम नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे? समझ लो पानी, बिजली कोई भी विभाग है, तो उसकी शिकायत कहाँ करोगे? तो उसके लिए दोस्तों एक लोकपाल बनाया गया था। क्या किया गया था? लोकपाल। कोई मंत्री बदमाशी कर रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो बदमाशी कर रहे हो, तो उसकी शिकायत कहाँ करोगे? तो उसकी शिकायत के लिए दोस्तों एक कांसेप्ट लेके आए थे कि लोकपाल बनाएँगे, एक संस्था, इस लोकपाल में आप जाके शिकायत कर सकते हो। इसका कांसेप्ट दोस्तों स्वीडन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? स्वीडन से। तो उस टाइम जो अन्ना हज़ारे आंदोलन की माँग थी, वो बेसिक माँग ये थी कि इंडिया में क्या किया जाए, लोकपाल कांसेप्ट लेके आया जाए। जितने भी सरकारी मंत्रालय, मंत्री वगैरह सब इसके अंडर में किया जाए, ताकि इनके खिलाफ कंप्लेंट कोई सुन सके। वो हालाँकि ठीक से लागू नहीं हो पाया, बाद में लोकपाल बना भी सही, लेकिन वो लोकपाल में कोई दम है नहीं, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर लोकपाल बना है। तो बेसिकली लोकपाल का ये काम होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी रेगुलेटेड एंटिटी या बैंक, एनबीएफसी, उससे कोई कस्टमर असंतुष्ट है, उसने कोई सेवाएँ दी, वो असंतुष्ट है, कोई परेशानी की, कोई मेंटल टॉर्चर हुआ, मेंटल हरासमेंट हुआ, उसके खिलाफ कंप्लेंट कहाँ करेगा? बैंक के ऑफिसर से करेगा, तो बैंक तो अपना ही है, उनके अपने लोग हैं, तो वो क्यों सुनवाई करेंगे? तो दोस्तों आरबीआई ने एक कांसेप्ट बना दिया, क्योंकि मैं रेगुलेटर हूँ, तो मैं एक आदमी अपॉइंट करूँगा, उसको कहूँगा ओम्बुड्समैन। आरबीआई क्या करेगा? एक ओम्बुड्समैन लोकपाल अधिकारी अपॉइंट करेगा, उसके पास आप शिकायत करो, वो आपकी सुनवाई करेगा और बैंक को या जो भी संस्था आपका काम नहीं कर रही है, जो बदमाशी कर रही है, उसको दंड देगा। ये कांसेप्ट दोस्तों बेसिकली एक कांसेप्ट यही है आरबीआई आईओएस का। तो बेसिक मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आरबीआई आईओएस स्कीम का? टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर की कोई कंप्लेंट है, उसको हैंडल करना अगेंस्ट बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटी। बैंक या अन्य जो रेगुलेटेड एंटिटी है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कोई हो, तो उसको हैंडल कौन करेगा? आरबीआई आईओएस स्कीम करेगा दोस्तों। इसके तहत एक ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट करेगा आरबीआई। एक बेसिकली बेसिकली आरबीआई का एक सीनियर ऑफिसर होता है, उसको आरबीआई क्या करता है, एज ए ओम्बड्समैन उसको डेजिग्नेट कर देता है। अब आपकी कोई कंप्लेंट हो तो आप उसके पास करो, वो आपकी सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाएगा। तो बेसिक इट विल स्ट्रेंथन कस्टमर प्रोटेक्शन। इससे दोस्तों क्या होगा? कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलेगा एंड इंप्रूव ट्रस्ट इन फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, कई लोग प्रताड़ित हैं बेचारे, तो उनका क्या फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा टूट जाता है। लेकिन अगर आपको न्याय दिलाएगा आरबीआई, तब आपका क्या होगा? उस सिस्टम में, जो फाइनेंस सिस्टम है, उसमें ट्रस्ट में इंप्रूवमेंट होगा। दोस्तों द स्कीम प्रोवाइड्स ए सिंगल इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैकेनिज्म फॉर कस्टमर ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है, ये क्या कर रहा है? सिंगल इंटीग्रेटेड है। आपको कहीं और जगह नहीं जाना, केवल एक पॉइंट है। आपको सिंपल आरबीआई के सीएमएस पे जाना है, वो आप लोकपाल के पास आपको शिकायत करनी है, सिंगल इंटीग्रेटेड बस, और कोई अलग संस्था के पास नहीं जाना। तो इससे क्या होगा? कस्टमर को दोस्तों न्याय मिल पाएगा। फाइनल ये ऑब्जेक्टिव यही है। अब दोस्तों मैं बार-बार कह रहा हूँ, आरबीआई रेगुलेट करता है कई सारी संस्थाओं को। तो ये दोस्तों कौन-कौन सी संस्थाएँ इस स्कीम के दायरे में आएगी? फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटी आर कवर्ड। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों कई सारे रेगुलेटेड एंटिटी कवर्ड है। उसका नाम क्या-क्या है? तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी कमर्शियल बैंक है, वो सब दोस्तों इसके अंडर में, इस स्कीम के दायरे में आएँगे। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी विद कस्टमर इंटरफेस। ऐसे एनबीएफसी जो कस्टमर से डीलिंग करती है, कस्टमर का पैसा लेती है, डिपॉजिट करती है, एनबीएफसी डिपॉजिट वाली। ऐसे एनबीएफसी के खिलाफ भी आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, कई सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपने नाम सुना होगा, पीपीआई, कई सारे होते हैं जो आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं, तो इनके खिलाफ। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सीआईसी, जैसे सिबिल, सिबिल वगैरह क्या करती है? आपका स्कोर देती है, लेकिन सिबिल ने बदमाशी करी, आपका स्कोर गलत दे दिया या आपको परेशान किया, तब आप कहाँ जाओगे? तब आप दोस्तों इस स्कीम के तहत आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हो। इनके अलावा अगर आरबीआई कोई अन्य रेगुलेटरी एंटिटीज है, तो आप उसकी शिकायत यहाँ पर नहीं कर सकते दोस्तों। ये फिक्स है, ये आरईज फिक्स है। इन आरईज के खिलाफ आप इस स्कीम के तहत कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई ओम्बड्समैन में। अब कौन-कौन सी कंप्लेंट की जा सकती है? व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स कैन बी फिल्ड? क्या मेरा बटुआ चोरी हो गया या मेरा आइटम चोरी हो गया तो उसकी शिकायत कर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, इसका कुछ लिमिटेड है, फिक्स कर रखा है। भई इन कंप्लेंट्स को ही आप आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हो। कस्टमर कैन फिल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू, कौन से कंप्लेंट्स के खिलाफ कर सकते हो? तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, कोई बैंक आपको सर्विसेज नहीं दे पा रहा, डिले कर रहा है, 7 दिन में काम होना था, 15 दिन में काम हो रहा है, 1 दिन में चेक क्लियर होना था, 10 दिन में हो रहा है। तो अगर कोई डिले करता है और बैंक की कोई सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, आपको जो सर्विस मिलनी थी, वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही, उसमें डिले हो रहा है, कोई उसमें टाइम लग रहा है जानबूझ के, तो ऐसी स्थिति में आप आरबीआई के इस ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हो। दूसरा, फेलियर टू फॉलो आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन किए थे, आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन करे, सपोज करो आरबीआई ने डिपॉजिट में कमी कर दी, तो बैंक को भी इंटरेस्ट रेट में कमी करनी थी, लेकिन बैंक नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? कंप्लेंट कर सकते हो। इन एडिक्वेट कस्टमर सर्विसेज, आपको कई सारी कस्टमर सर्विसेज मिलनी थी, ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, आपको लगता है ये पर्याप्त नहीं है, जो सर्विसेज मुझे मिलनी थी एज ए कस्टमर, वो मुझे बैंक दे नहीं पा रहा। तब आप ऐसी स्थिति में इन तीनों कंडीशन में आप इस स्कीम के तहत आरबीआई के पास कंप्लेंट कर सकते हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी कंप्लेंट में आप
शिकायत कर सकते हो। तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, आपको लगता है कोई सर्विस में डेफिशिएंट है, जो मुझे काम होना था 7 दिन में, वो 15 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डिले हो रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई का कई सारे डायरेक्शन जारी कर रखे हैं, लेकिन बैंक उन डायरेक्शन को जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहा। आपको ज्ञान है, सर्कुलर है बैंक का कुछ, आरबीआई का कोई सर्कुलर है कि बैंक को ये काम इतना टाइम में ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन बैंक नहीं कर रहा जानबूझ के, तब आप कंप्लेंट कर सकते हो। कुछ कस्टमर सर्विस जो आपको मिलनी थी, वो इनएडुकेट है, नहीं मिल पा रही, तब आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हो। दोस्तों, कई सारी चीजें ऐसी है जिनके खिलाफ आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। फॉलोइंग कंप्लेंट कैन नॉट फाइल। उसी दोस्तों आरबीआई का जो सर्कुलर आया है, बेसिकली आज गाइडलाइन आई है, इसमें ये लिखा हुआ है स्पष्ट, कुछ चीजों में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते इस स्कीम के तहत। सबसे पहले, इश्यू इन्वॉल्विंग कमर्शियल जजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई बैंक है, उस बैंक ने अपने कोई कमर्शियल इंटरेस्ट में कोई काम किया, कोई जजमेंट किया, कोई निर्णय दिया, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। सपोज करो बैंक को लग रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है या मेरा प्रॉफिट कम है, तो बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया लोन पे, तो आप ये आरबीआई में नहीं जा सकते कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा, वो उसका कमर्शियल जजमेंट है दोस्तों। इसके अलावा डिस्प्यूट बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटी, दो बैंकों की भी लड़ाई होगी कोई मुद्दों को लेकर, कोई बात को लेकर, तब आप उसके खिलाफ इसमें कंप्लेंट नहीं जा सकते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैटर, बैंक का एम्प्लॉयर का, बैंक का और उसके कर्मचारियों का क्या मैटर है, ऑफिसर का, क्लर्क का कुछ मैटर हो सकता है, तो उस मैटर को लेकर दोस्तों यहाँ कंप्लेंट नहीं की जा सकती। केसेज ऑलरेडी बिफोर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल, कई सारे केस तो होते हैं, बैंक के आपके भी विवाद हो जाता है, आप कोर्ट में चल गए, तो ऐसा केस जो कोर्ट में पेंडिंग है, कोई ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, उसके खिलाफ भी दोस्तों आप इस स्कीम के तहत आरबीआई में कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर ये सब नहीं हो और बाकी सब में आप क्या कर सकते हो, आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आपको कंप्लेंट करनी हो, तब आप ये सब देखिए, ये सब मैटर बन रहा नहीं बन रहा, क्या कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा, क्या ये कोई कमर्शियल मैटर तो नहीं है, क्या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉय मैटर से है। इस सबको लेके आप न जाएं आरबीआई में, आरबीआई की आपकी अपील आरबीआई सुनवाई नहीं करेगा। केवल ये जो मामले मैंने बताया, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, फेलियर टू फॉलो आरबीआई डायरेक्शंस है, इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस है, को लेकर ही आप आरबीआई के पास कंप्लेंट करें, तभी आपकी सुनवाई होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या प्रोसेस है? भई मेरे को कंप्लेंट है बैंक से, सेवा नहीं दी या बैंक ने मुझे जो सुविधा देनी थी नहीं दी, बैंक की वजह से मेरा ये लॉस हो गया, वो हो गया। तब आप इसकी क्या प्रोसेस है कंप्लेंट करने की? सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर मस्ट फर्स्ट अप्रोच द रेगुलेटेड एंटिटी। सबसे पहले अगर आपको लगता है बैंक से आपको कोई शिकायत है, तो आप सीधा ही ओम्बड्समैन में नहीं जा सकते। आपको जो अपनी रेगुलेटरी एंटिटीज़ है, जो बैंक है, उसके पास शिकायत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मुझे बैंक से कोई नाराज़गी है, तो मैं बैंक के पास शिकायत ही नहीं कर रहा। मैं सीधा आरबीआई के पास जा रहा हूँ, तो नहीं, ऐसी स्थिति में आरबीआई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। आप सबसे पहले बैंक में जाएँ, अपनी अपनी शिकायत करें राइटिंग में और उसकी रिसिप्ट लें। सबसे पहले क्या करें आप अपने बैंक ब्रांच में जाएँ, वहाँ पे कंप्लेंट करें और उसकी रिसिप्ट लें, ठीक है? उस रिसिप्ट लेने के बाद दोस्तों, अगर द ओम्बड्समैन कैन नॉट बी अप्रोच्ड ओनली इफ देयर इज नो रिस्पांस विदिन 30 डेज, अतः इफ द कस्टमर इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेट द रिप्लाई विद द रिप्लाई। दोस्तों, सबसे पहले देखो मैं इसको हिंदी में समझाऊँ, सबसे पहले आप बैंक ब्रांच में जाएँ, अपनी कंप्लेंट करें और रिसिप्ट लें। उसके भी 30 दिन तक अगर कोई सुनवाई ना हो बैंक में, तब आप फिर आरबीआई के पास जा सकते हैं। या बैंक ने सुनवाई करी, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, बैंक ने कोई गोल-मोल जवाब दे दिया और आपको लगता है कि आप मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा कोई न्याय नहीं मिला, तब ऐसी स्थिति में आप आरबीआई के पास जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये लिख रहा है, सबसे पहले पॉइंट में यही लिख रहा है, सबसे पहले आप आपने जो रेगुलेटरी एंटिटी है बैंक है, उसके पास कंप्लेंट करें। फिर उसको दोस्तों 30 दिन के अंदर-अंदर अगर वो कंप्लेंट में कार्रवाई ना हो या कार्रवाई है लेकिन आप संतुष्ट ना हो, तब आप फिर आरबीआई के इस स्कीम के तहत ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं। अब कैसे कर रहे हैं? सर, बात ये है कि कर सकते हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों। आरबीआई ने एक पोर्टल बना रखा है। कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड थ्रू आरबीआई कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। आरबीआई का एक पोर्टल है सीएमएस पोर्टल। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम ही क्या है इसका? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्लेंट का मैनेजमेंट करता है सिस्टम। इस सीएमएस पोर्टल पे जाएँ और आप इज़िली कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, cms.rbi.org.in, cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाएँ। ये पोर्टल पर अगर आप दोस्तों जाओगे, तो ऐसी स्क्रीन आएगी, जो मैंने शुरुआत में बताई थी। यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? फाइल ए कंप्लेंट। आप यहाँ पर जाएँ, अपना नाम, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आएगा, आप लॉगिन हो जाओगे। आपकी जो भी कंप्लेंट है, आप उसको करो। आपको वो लगाना पड़ेगा, मैंने बताया महीने से पहले का जो आपने बैंक से रिसिप्ट ली थी, मैंने शिकायत करी थी, वो लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप ट्रैक योर कंप्लेंट, आपने जो कंप्लेंट करी आरबीआई के साथ में, उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आरबीआई ओम्बड्समैन ने कोई निर्णय दिया, तभी आप संतुष्ट नहीं है, बैंक ने तो दिया जो दिया, आप ओम्बड्समैन में गए, लेकिन आप उससे भी संतुष्ट नहीं है, तो आप इसके भी खिलाफ दोस्तों एक अपील कर सकते हैं। वो और हायर अथॉरिटी पे आरबीआई के पास में जाएगी। ये सब ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है, तो आप इसका लाभ लें। तो दोस्तों, हमारी बात हो चुकी थी कंप्लेंट कैसे करें। सीधा सा है, सीएमएस पोर्टल पर जाएँ, जो इसका लिंक मैंने आपको बताया, आराम से वहाँ पर फाइल करें आपको, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, अपील भी वहाँ के कर सकते हैं। अब क्या दंड देगा? कंपल्सन लिमिट क्या है? तो दोस्तों, इसमें 3 चीज़ें हैं।
सबसे पहले तो दोस्तों, देयर इज नो लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन हावर। दोस्तों, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका अगर लगता है 50 करोड़ का लॉस है, 100 करोड़ का लॉस है, 500 करोड़ का लॉस है, तो कैसे भी कंप्लेंट हो, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितनी भी अमाउंट की हो, आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। अमाउंट की कोई बाध्यता नहीं। देयर इज नो लिमिट ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन के सामने लाने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी अमाउंट की आपकी कंप्लेंट हो, आप कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हाउएवर, 2 शर्तें हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन कैन अवार्ड कंपनसेशन ऑफ अप टू 30 लाख रुपए फॉर कंसिक्वेंशियली फाइनेंशियल लॉस। देखो एक वर्ड आया है, कंसिक्वेंशियली फाइनेंशियल लॉस। इसको मैं समझा दूं। देखो, अगर आपको लगता है कि बैंक की वजह से मेरा 100 करोड़ का लॉस हो गया, कोई 100 करोड़ का मैटर था, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको ओम्बड्समैन आपको 100 करोड़ रुपए दिलाएगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि बैंक की कुछ गलती से मेरा कोई ऐसा लॉस हो गया, जिसको कहते हैं कंसिक्वेंशियल फाइनेंशियल लॉस, तब उसको बैंक को आपका आरटीजीएस टाइम पे करना था, लेकिन उसने नहीं किया। उस आरटीजीएस काम नहीं करने से आपका कोई बिजनेस में लॉस हो गया, तब उसको 100 करोड़ रुपए का हो गया, तो बैंक, आरबीआई आपको 100 करोड़ नहीं दिलाएगा, केवल 30 लाख तक दिलाएगा। तो दोस्तों, इसी कंसेप्ट को कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल लॉस। बैंक की कोई गलती से आपका कोई लॉस हो गया बिजनेस में, तब ये नहीं कि फिर जितना मेरा लॉस हुआ उतना बैंक आरबीआई दिलाएगा, नहीं, केवल 30 लाख रुपए तक ही दिलाएगा। हाँ, अगर एक्चुअल में बैंक की गलती से कोई एक्चुअल लॉस हुआ आपको, तब तो पूरा अमाउंट मिलेगी। लेकिन कुछ कंसिक्वेंशियली आरबीआई की कोई बैंक की कोई गलती से कोई आपका बिजनेस में कोई अन्य कोई लॉस हुआ, तो वो अधिकतम 30 लाख रुपए तक आपको कंपनसेशन दिलाएगा। पहले दोस्तों 2021 की स्कीम में ये लिमिट 20 लाख थी, अब इसको लिमिट को बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है, तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो हो गया फाइनेंशियल बात। लेकिन कई बार आपको क्या होता है, बैंक में बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल मैटर में आपको परेशान करते हैं, एंड अप टू 3 लाख रुपए, अर्लियर 1 लाख फॉर नॉन फाइनेंशियल लॉसेस। बैंक में जरूर नहीं कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो, आपका मेंटल हरासमेंट हुआ, क्या हुआ, मेंटल हरासमेंट हुआ, मेंटल एंग्विश हुए, लॉस ऑफ टाइम हुआ, आपने बार बार 1 महीने से बैंक में चक्कर लगा रहे हैं, तो आपका टाइम लॉस हुआ, आपको मेंटली हरासमेंट हुआ, कई सारे आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में बैंक आपको 3 लाख रुपए तक आरबीआई आपको क्या करेगा, मुआवजा दिलाएगा दोस्तों। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक थी, लेकिन इस वाली स्कीम में दोस्तों ये लिमिट बढ़ा के 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो दोस्तों, आज का ये पूरा मैटर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।